A very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I would like to welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. कैसा लग रहा है आपको? ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है, आपका भी फर्स्ट लेक्चर है. आई होप आपको मजा आने वाला है इस लेक्चर में, बिकॉज जैसे कि ओरिएंटेशन में बात करी थी कि जेनेट सीरीज में हम आपके लिए पूरे डिटेल लेक्चर लेकर आने वाले, तो आ गए हम लोग. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और भी सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए इसलिए बिकॉज हम दो टीचर्स हैं. हम लोग, एक सिमरन मैम आपको पढ़ाने वाली है और एक मैं पढ़ाने वाली हूँ. तो ऐसे ही आपको डिटेल लेक्चर्स मिलते रहेंगे जेनेट सीरीज में. यस गाइज, आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर. देखो, पहला वाला जो चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, वो सिमरन मैम ने करा दिया है. तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करा है वो जाके प्लीज देख लो वो लेक्चर, राइट? ओके, बट उससे पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज आप अपना प्यार दिखाते हो तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हार्डवर्क करने का. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर. यस गाइस, स्टार्ट करते हैं. ओके, ये मेरा छोटू सा इंट्रोडक्शन, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो. हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास से. देखो, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, मैंने और सिमरन मैम ने ये डिसाइड किया कि हम लोग 11th से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाले हैं. तो इसीलिए 11th की बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं. पहले 11th खत्म करेंगे, फिर 12th खत्म करेंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अच्छा, चलो आते हैं मुद्दे की बात पे. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. अगर यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात क्यों कर रहे हो मैम, आप इतना हिस्ट्री में क्यों जा रहे हो? ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा कि क्या चीज होता है जो डिफाइन करता है कि आप लिविंग हो, राइट? इतना तो पढ़ा होगा सबने लिविंग वर्ल्ड में, इतना तो आता होगा. देखो, अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो. तो क्या आपको ऐसा डिफाइन करता है कि आप लिविंग हो? अब हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैटेगराइज, मतलब उनको कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल या फिर कुछ फीचर्स के बेसिस पे हम लोगों को उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा. क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनिमल या कौन सा ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में है? कुछ तो कॉमन फीचर्स होंगे ना. तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे. कैसे कैसे ये स्टार्ट हुई थी क्लासिफिकेशन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की. ठीक है, तो अगर मैं पहले की बात करूं, बिल्कुल पहले टाइम में क्या हुआ था, कोई भी साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था. उन्होंने बस ऐसे ही तुक्के में इधर उधर क्लासिफाई कर दिया था. किस बेसिस पे? उन्होंने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन फॉर ह्यूमन नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म से हमें फूड, शेल्टर या क्लोथिंग मिल रहा है तो हम लोगों ने उस कैटेगरी में डाल दिया. कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं, मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसे ही रैंडमली आप उनको किसी ग्रुप में डाल दिया गया. ठीक है, अब एक अंकल थे, ठीक है, हम लोग अंकल बोलेंगे. एक अंकल थे हमारे एरिस्टोटल अंकल, जिन्होंने 4th सेंचुरी BC में साइंटिफिक बेसिस पे उन्होंने कैटेगराइज किया, उन्होंने डिवाइड किया. ठीक है, तो फर्स्ट टू यूज अ साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. देखो बच्चों, नोट्स लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, वरना आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. तो अगर आप साथ साथ नोट्स लिखोगे मेरे साथ तो आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो आप साथ साथ नोट्स लिखते जाओ. लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल आपको दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक है, तो एरिस्टोटल अंकल जो थे वो पहले थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था. अब इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया. पहला तो उन्होंने क्या, किस में डिवाइड किया, बेस्ड ऑन हैबिटेट. तो उन्होंने प्लांट में डिवाइड करा और एक को एनिमल में डिवाइड कर दिया. ठीक है, चलो मैम, प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया. किस बेसिस पे उन्होंने प्लांट पे डिवाइड किया और किस बेसिस पे उन्होंने एनिमल पे डिवाइड किया, हम लोग ये देखते हैं. तो प्लांट का अगर मैं बेसिस देखूं तो उन्होंने बेस्ड ऑन हैबिटेट, लाइक किस हैबिटेट में है प्लांट्स उसके बेसिस पे. तो उन्होंने 3 कैटेगरी में प्लांट्स को डिवाइड किया, हर्ब्स, दूसरा आ गया आपको श्रब्स, और जो बड़े वाले पौधे होते हैं उनको ट्रीज. ठीक है, सो बेस्ड ऑन हैबिटेट उन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. हर्ब्स हो गया,
शॉप्स हो गया, ट्रीज हो गया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके मैम, चलो अब एनिमल को किस बेसिस पे उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये इसको इस कैटेगरी में डालें, तो उन्होंने एक चीज ध्यान दिया कि जिस एनिमल का जो खून है वो लाल है, तो उसको उन्होंने कैटेगराइज किया रेड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, रेड ब्लडेड एनिमल। ओके, अब जिसका खून लाल नहीं है उन्होंने उसको डिवाइड किया किसमें, किस ग्रुप में रखा, नॉन रेड ब्लडेड एनिमल। अच्छा ठीक है, अब इसमें भी हो गया। अच्छा, अब आपका जो खून होता है वो किस वजह से लाल होता है, आरबीसी की वजह से, है ना, आरबीसी होता है, इसी वजह से खून लाल होता है। तो उन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन आरबीसी, अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो उन्होंने कैटेगराइज करा बेस्ड ऑन आरबीसी। एक पे तो एक डिवाइड किया एनिमा में, एक को डिवाइड किया एनाइमा में, ठीक है, एनाइमा और एनिमा। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, एनाइमा इज जिसमें आरबीसी एब्सेंट है, विदाउट आरबीसी, तो आपके वो कौन से हैं, नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स, जो कौन विदाउट आरबीसीज है। समझ में आया है ना, इसको याद कर लोगे, कैसे याद करोगे, ए मतलब एनीमिया, मतलब खून नहीं है, एनीमिया खून नहीं है, तो ये आपका एनाइमा आ गया, जो विदाउट आरबीसी मतलब नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स। समझ में आया यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, अब एनाइमा जो है उसमें आरबीसीज हैं विद आरबीसी, तो वो कौन से एनिमल्स हो गए, रेड ब्लडेड एनिमल्स। ये था इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसका, एरिस्टोटल का, ठीक है, ये पहले एक ऐसे अंकल जी थे जिन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन किया था। अच्छा, अब कोई भी क्लासिफिकेशन या कोई भी डिस्कवरी होती है तो अचानक से वो क्या, मतलब उसी को फाइनल समझ लिया जाता है, नहीं ना, कुछ ना कुछ आगे भी उसके ड्रॉबैक्स आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, और भी बहुत सारी चीजें उसके आगे आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कैसे क्लासिफाई किया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से किंगडम है और किसने क्लासिफाई किया है। आगे हम लोग दो किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे, पहला तो है टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दूसरा जो है वो पढ़ेंगे हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम पढ़ते हैं टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक अंकल ने दिया है जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। किस अंकल ने दिया है, कैरोलस लीनियस। इस अंकल का नाम याद करना बहुत जरूरी है, पूछा जाता है, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा स्टार बना दूं इसको, अच्छा है ना, ठीक है। मेरे लेक्चर्स में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं उसको स्टार मार्क करूंगी। नाम याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं इसमें। ओके आगे बढ़ते हैं। पहले तो कैरोलस लीनियस अंकल ने दिया है, ओके। अब इन्होंने क्या किया इस किंगडम में, इस क्लासिफिकेशन में क्या किया, इन्होंने दो किंगडम्स में डिवाइड किया है, जिसको हमने नाम दिया, पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया आपका प्लांटी, ये हो गया एनिमेलिया। ओके ये तो हो गया आपका टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आता है 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो ऐसे गिनती चलती रहती है। तो यहाँ पे आ गया 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमें इन अंकल का भी नाम पता होना चाहिए। किस अंकल ने दिया है, ये आपके अर्नेस्ट हैकेल अंकल ने दिया है। किस अंकल ने, अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दे रही हूँ, यहाँ पे भी मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ। अगर जो भी आप नोटबुक में लिख रहे हो वहां पे प्लीज स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल अंकल ने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब इन्होंने क्या किया है, देखते हैं भाई क्या किया इन लोगों ने। इन्होंने पहले हमारे पास 2 थे, प्लांटी और एनिमेलिया, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लांटी एनिमेलिया, ठीक है। अब इन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया।
इतना सब कुछ एडिशन होता जाए। अभी सब्र करो यार, अभी तो थर्ड है, अभी फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा, सिक्स्थ भी आएगा, रिलैक्स। ओके चलो, ये प्लांटी हो गया, ये एनिमेलिया हो गया। अब इन्होंने एक और किंगडम ऐड किया जो था आपका, क्या था, प्रोटिस्टा। इसको मैं अलग सा सुंदर सा लिख देती हूँ, प्रोटिस्टा। ये जो है उन्होंने ऐड किया है 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। कुछ भी ऐसी लॉजिक वाली बात नहीं है, सब कुछ याद करना है, रटने वाला चैप्टर है। मैं पहले बता दे रही हूँ, मैंने पहले ही आपको सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि ये रटने वाला चैप्टर है, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। अब 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले जिस अंकल ने दिया था, किस अंकल ने दिया था, ये थे आपके कोपलैंड अंकल, कोपलैंड अंकल, ठीक है। इन्होंने आपका 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब ये 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है जरा देखें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाती हूँ तो हमारे पास प्रोटिस्टा हो गया था, हमारे पास प्लांटी हो गया था, एनिमेलिया हो गया था। अब हम 4th पे जाते हैं, तो पहले इन तीनों को लिख लेती हूँ, है ना, पहले इन तीनों को लिख लेती हूँ। यहाँ पे आपका आ गया प्रोटिस्टा, अच्छा, यहाँ पे आपका आ गया है प्लांटी, यहाँ पे आ गया है एनिमेलिया, ठीक है। कोपलैंड अंकल ने ये 3 को तो रखा ही रखा, साथ में इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी जिसका नाम था मोनेरा, ठीक है, जिसका नाम था मोनेरा। तो ये आपके पास एक नया किंगडम आ गया। समझ में आया? ये चार हो गए, 1 2 3 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है ना? क्लियर है? ये प्लीज लिखते जाना। ओके, अब हम आते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। जो सबसे पहले नाम, अंकल का नाम याद होना चाहिए। अंकल का नाम था RH विटैकर, ठीक है, अंकल का नाम था RH विटैकर। तो मैं यहाँ पे जरा अंकल का नाम लिख देती हूँ, RH विटैकर। अंकल ने हमें दिया है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। अब पहले देख लेते कि कौन कौन से इसमें किंगडम्स है। देखो 4 तो ये हो गए, इन्होंने 4 को तो रखा ही रखा, एक और किंगडम ऐड कर दिया। अब वो जो ऐड वाला जो किंगडम है उसको देखते क्या है। तो पहला अगर हम देखें, पहले तो इन 4 को लिख लेते हैं, है ना, पहले 4 को लिख लेते हैं, बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने पहले मोनेरा लिख दिया। चलो दूसरा हम आ गए प्रोटिस्टा पे, प्रोटिस्टा। तीसरा हमारा जो था, जो ग्रुप ऐड हुआ था, सॉरी जो किंगडम ऐड हुआ था वो था हमारा फंजाई, फंजाई यही था, यही है जो ऐड किया है अंकल ने, फंजाई। यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्लांटी आ गया, और लास्ट इज एनिमेलिया। तो ये था आपका पूरा 5, ये था आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मतलब अगर प्रॉब्लम की बात देखें तो बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे, बट उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग 2 क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको नाम क्लियर हो गया होगा, सबको जितने भी साइंटिस्ट हैं ना उनका नाम आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार आपको फिर से पीछे कर देती हूँ ताकि आप एकदम अच्छे से, पहले थे एरिस्टोटल अंकल, दूसरे आपके थे कैरोलस लीनियस, तीसरे आपके थे अर्नेस्ट हैकेल जिन्होंने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, फिर आपके थे कोपलैंड अंकल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो जिन अंकल ने दिया था वो थे RH विटैकर। अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है इसमें कि इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड, कौन सा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज इनके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया लोगों ने कि हाँ ठीक है ये अच्छा है, बिकॉज उन्होंने एक चीज़ की बात करी थी जो मैं आगे वाले सेशन में बताने वाली हूँ, अभी नहीं बताऊंगी वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आई होप ये सबको समझ में आ गया हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 5 किंगडम हो गया। अब बोलोगे मैम छोड़ दो, इतना काफ़ी है, पर नहीं, एक और किंगडम है आपके पास, एक और किंगडम है आपके पास, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है।
अब इसमें जो अंकल थे उनका नाम था कार्ल वूस। कार्ल वूस अंकल ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा अभी ऐसे बता देती हूँ, बट बाद में हम लोग एकदम अच्छे से बताऊंगी क्या क्या कैटेगरीज है। तो इन अंकल ने, कार्ल वूस अंकल ने ना क्या किया, उन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि देखो किंगडम के ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डोमेन। तो इन्होंने ना क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड करके फिर उसके अंदर किंगडम्स डाले। ठीक है, तो उसके अंदर किंगडम्स डाले। तो अभी इनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इनको हम लोग लास्ट वाले स्लाइड में एक बार देख लेंगे क्या था 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर होगा आपको, आई होप आपको अभी तक सब क्लियर होगा। प्लीज़ 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 मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लें। पानी वानी लेकर बैठना क्योंकि थोड़ा सा है ना लंबा लेक्चर हो सकता है, तो पानी वानी साथ रखना यार। चलो अब हम पढ़ते हैं 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया, याद करो याद करो, मैंने क्या बोला था, कौन से अंकल ने दिया था, कैरलस लीनियस अंकल ने दिया था। याद करो यार, कमेंट सेक्शन में मुझे आना चाहिए ये नाम। कैरलस लीनियस अंकल ने आपको 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था। पहला तो आपका प्लांटी था, दूसरा था एनिमेलिया। ठीक है, अब क्या था इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट को और एनिमल को। ठीक है, तो अगर हम इस पे यहाँ पे आते हैं, ये हमारा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करती हूँ तो पहला इनका बेसिस था लोकोमोशन। लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब अगर आप इधर से उधर जा पा रहे हो तो आप एक एनिमल हो, अगर आप इधर से उधर मूव नहीं कर पा रहे हो या फिर एक ही जगह पे हो तो आप प्लांट हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा रूल लगाया कि इधर उधर जा रहे हो तो आप एनिमल हो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो, आप प्लांट हो। ठीक है, इस बेसिस पे उसने डिवाइड कर दिया। अच्छा, दूसरा था सेल वॉल। ठीक है, अगर आप में सेल वॉल प्रेजेंट है, किसी चीज में सेल वॉल प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो प्लांट है, और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो एनिमल है। ठीक है, ये था दूसरा। अच्छा, तीसरा था इनका फोटोसिंथेसिस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है तो वो क्या है, प्लांट है। वो प्लांट है, प्लांटी में आएगा, प्लांटी किंगडम में आएगा। और अगर आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हो मतलब आप एनिमल किंगडम में, सॉरी एनिमेलिया में आओगे। अच्छा, फोर्थ है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो अगर आप बहुत पार्शियली रिस्पॉन्स कर रहे हो स्टिमुलस को तो आप प्लांट हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हो स्टिमुलस को, यू आर इन द एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, चलो अब इसने क्या किया था, अब इन अंकल ने जिन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने प्लांट्स में इन सबको रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो यहाँ पे बेसिस है ना, इन सब के बेसिस पे इन्होंने इन सब चीज़ों को प्लांटी में किस किस को देख लेते हैं ज़रा। तो बैक्टीरिया, आपका बैक्टीरिया आ गया यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया, आपके डाइटम्स भी इसमें आ गए, डाइनोफ्लैजेलेट्स भी इसी में आ गए, यूग्लिना आ गया है, फंजाई आ गया, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसने सबको प्लांट में डाल दिया। ठीक है, सबको प्लांट में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसकी मर्जी है। उससे बोला मैं इसी बेसिस पे सबको डिवाइड करूंगा, मेरी मर्जी, ओके, हिज चॉइस। ओके, चलो एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में उसने किस किस को डाला है, एनिमेलिया में उसने डाला है अमीबा को, पैरामीशियम को, इनवर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रेट्स को। ठीक है, वही चॉइस वाला ऑप्शन था कि मेरी चॉइस है, मैं किसी में भी डाल सकता हूँ, तो उसने इनको एनिमेलिया में डाल दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से आपको बताऊँ तो जो बैक्टीरिया है, पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं, वो क्या है, एक यूनिसेल्युलर है। ठीक है, यूनिसेल्युलर है, और क्या है, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में आई होप, मुझे लगता है जहाँ तक आई एम होपिंग कि आपको आता होगा डिफरेंस, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक, क्लियर होगा। इतना तो सब कुछ बेस है ना, इतना तो होना चाहिए। अगर आप 11th क्लास में हो, इतना तो आपको 7th 8th क्लास की साइंस की बुक में पढ़ाते हैं,
तो यहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आई एम होपिंग कि आपको आता होगा वो, ठीक है। अभी क्या है, यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे टेरिडोफाइट्स के ले लेती हूँ। ये क्या है, मल्टी सेल्युलर है, और क्या है, ये है यूकैरियोट। लिख सकती हूँ मैं, यूकैरियोट है ना, है ना यूकैरियोट। चलो अब मैं यहाँ पे अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करती हूँ तो ये क्या है, यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोट है, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकती हूँ ना मैं यहाँ पे। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट है आपका बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है आपका साइनोबैक्टीरिया। फिर टेरिडोफाइट मैंने यहाँ पे एक लिया है जो मल्टी सेल्युलर है, यूकैरियोटिक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ देखती हूँ यहाँ पे, एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जो ये पौधे हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे क्या हैं, मैं इनको यहाँ पे लिख सकती हूँ ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक लिख सकती हूँ ना, ऑटोट्रॉफिक लिख सकती हूँ ना, खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फंजाई में देखती हूँ, फंजाई क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। ये क्या है, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे मैम आपने मुझे मतलब यहाँ पे ये सब क्यों बताया है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खिचड़ी हो गई है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, आप पता नहीं क्या करते जा रहे हो। तो अब ना यहीं से आपको ना इस किंगडम के ड्रॉबैक्स के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। चलो हम लोग ड्रॉबैक्स पे आते हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। तो यहाँ पे मैं ना 3 चीज़ें लिखूंगी, यहाँ पे मैं 3 चीज़ें कौन कौन सी लिखूंगी। अगर मैं इस स्लाइड पे दोबारा जाती हूँ, यहाँ पे अगर मैं दोबारा जाती हूँ तो यहाँ पे कौन है, यूनिसेल्युलर भी है, यहाँ पे कौन है, यूनिसेल्युलर भी है, यहाँ पे आपके मल्टी सेल्युलर भी हैं, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स भी हैं, यहाँ यूकैरियोट्स भी हैं, यहाँ नॉन फोटोसिंथेटिक्स भी हैं, और यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक्स भी है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे इन सब ग्रुप्स में मतलब डिवीजन होना चाहिए था, डिस्टिंक्शन होना चाहिए था, है ना, डिवीजन नहीं होना चाहिए था इन सब में कि यूनिसेल्युलर वालों को एक अलग ग्रुप में डाल दिया, मल्टी सेल्युलर वालों को एक अलग ग्रुप में डाला है, और जो भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको अलग ग्रुप में डाला है, और यूकैरियोट्स जो है उनको अलग ग्रुप में डाला है। बट यहाँ पे तो सारे एक ही साथ है, मतलब सारे एक ही ग्रुप में है, प्लांटी में है ना। ये दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है ना, यही है ना सच। चलो तो अब हम लोग यही लिखेंगे, यही इनके ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए मैंने वो चीज़ वहाँ पे लिखी ताकि आप जब खुद से करोगे ना ट्राई, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रटवाने के लिए मैं पीपीटी ले आती और वही रीड कर देती, बट मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, समझ में आए, आपको अच्छे से ईजिली याद हो जाए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है ना, वो याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो आई होप आप अभी जितने भी लेक्चर्स है वो लिखते जा रहे हो, आप लिखते जा रहे हो ना, कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताते जाना। ओके, चलो आगे करते हैं हम लोग आगे। ड्रॉबैक्स तो पहला होता है नो डिस्टिंक्शन और डिफरेंशिएशन, लिख देती हूँ, नो डिफरेंशिएशन किस किस के बीच में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मैं लिख सकती हूँ ना, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया, ठीक है। ओके, ये तो हमारा पहला लिमिटेशन आ गया। अब दूसरा लिमिटेशन कौन सा है मैम, दूसरा कौन सा है, दूसरा है कि डिफरेंशिएशन ही नहीं है बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, जहां जैसे कि मैंने उधर बताया। सो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन unicellular and multicellular organism. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और अब सब लोग नोट्स लिख रहे हो, नोट्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका दूसरा लिमिटेशन। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका कि नो डिस्टिंक्शन
किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, यहाँ पे देखते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे किस किस के, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो यहाँ पे लिख देते हैं नो डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉन फोटोसिंथेटिक और एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो ये आपकी लिमिटेशंस आ गए किसकी, सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। प्लीज क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट डाल देना कि मैम हमें समझ में आ गया और आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ताकि मुझे ना, अगर आप डालते रहोगे ना तो मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं जो काम कर रही हूँ, जो मेहनत कर रही हूँ वो आपको पसंद तो आ रही है, तो उसके लिए ना आगे भी हम लोग और ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे, राइट। चलो अब हम लोग आ जाते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपका फेवरेट कौन से अंकल ने दिया था, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओगे। आर.एच. विटाकर अंकल ने दिया था। ठीक है, ये जितने भी बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के नेम है ना, प्लीज़ याद रखना। मैं आपको ना एक ऐसा लेक्चर ले आऊँगी जिसमें जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी फिजियोलॉजिस्ट हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, साइंटिस्ट के नाम आप याद कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस आते हैं ना साइंटिस्ट नेम पे, इसीलिए मैंने उधर स्टार मार्क कर दिया। प्लीज़ वो चीज़ ज़रूर याद रखना कि जहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। समझ में आया ना। देखो पढ़ाने को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, 5 किंगडम 6 किंगडम को और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। आपको नीट का एग्जाम निकालना है, जितना जानना चाहिए उतना पढ़ाई करो, फालतू की चीज़ों में नहीं फंसना है, जितना आना है उतना पढ़ाई करो बस। समझ में आया। ठीक है, चलो ओके। अब हम आते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। अब आर.एच. विटेकर अंकल ने दिया था। हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे हमने सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बेसिस देखी थी, ऐसे हम लोग इसकी भी देखते हैं भाई। इसके साथ हम लोग नाइंसाफ़ी क्यों करें, इसके साथ भी देखते हैं क्या क्या किस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था। तो पहला जो बेसिस था वो था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर आपको ड्रॉबैक्स याद हैं, यहाँ पे आपको ड्रॉबैक्स याद है, ये वाला पहला, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस नहीं था, उसके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड नहीं किया था। तो उसी को इम्प्रूव करके आपके आर.एच. विटाकर अंकल आपके क्या ले आए, सेल स्ट्रक्चर की क्या वो यूकैरियोटिक है, क्या वो प्रोकैरियोटिक है, उस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया है। अच्छा, सेकेंड चीज थी नेचर ऑफ सेल वॉल। ओके, अब बोलोगे मैम सेल वॉल तो ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो तो ठीक है, बट सेल वॉल का नेचर क्या होता है। तो नेचर हो सकता है कि जैसे कि कुछ सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसे प्लांट की, तो कुछ सेल्यूलोज की बनी हो सकती है, कुछ नॉन सेल्यूलोसिक हो सकती है, कुछ पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना, कुछ काइटिन की बनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंजाई। सो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है। तो ये सारे, ये क्या हो गया आपका नेचर हो गया, नेचर कि किस चीज से मिलके बनी हुई है, ये आपका नेचर ऑफ सेल वॉल हो गया। चलो अब थर्ड पे आते हैं हम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या वो सेलुलर है, क्या वो मल्टी सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये। और थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस चीज का, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल में भी बहुत टाइप का हो गया, उसमें कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसके बेसिस पे भी इन्होंने डिवाइड किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, फिफ्थ इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने बोला था कि जो आर.एच. विटाकर अंकल थे वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जो कॉन्सेप्ट था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आप कहाँ से आ रहे हो भाई, आपके एंसेस्टर्स कौन है। तो ये चीज़ जो लेकर आए ना क्लासिफिकेशन में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दैट्स वाई ये जो किंगडम है ये बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है और वाइडली यूज्ड है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्टार मार्क करना चाह रही हूँ। चलो ठीक है, स्टार तो मार्क कर दिया मैंने।
अब छठा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या वो फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है ना, ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी इन्होंने डिवाइड किया था। अच्छा ओके, बट ये जो ये है ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके कौन से ईयर में आया था, AIPMT 14 में आया था, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, AIPMT 14 में आया था तो इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क, स्टार 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 स्टार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से याद करना। पूछ सकते हैं कि क्या बेसिस थे क्लासिफिकेशन इसके, किसके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के, किसने, आरएच विटेकर ने दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आने की प्रोबेबिलिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आई होप सब अभी तक सब पढ़ रहे होंगे अच्छे से, बोर तो नहीं हो गए ना, प्लीज बता दो यार, बोर तो नहीं हो गए ना, इतना लंबा लेक्चर मैम आप ले रहे हो, पहले दिन ही बोर कर रहे हो यार, बोर नहीं कर रही हो, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, इसीलिए बीच बीच में मैं आपको जगाती रहती हूँ यार, सो मत प्लीज़, अगर सो रहे हो तो प्लीज़ पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ पानी पी लेती हूँ मैं भी, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर देना है ना। मैम भी थक जाते हैं यार, बोलते बोलते मैम भी थक गए, ठीक है, चलो सब लोग अगर तैयार हो गए पानी वानी पी के तो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, कहाँ पे थे हम लोग, अब हमने क्लासिफिकेशन की बेसिस भी देख लिया, ठीक है, अब ये जो टेबल दिख रहा है ना आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ से है, आपका एनसीईआरटी माता से आपका ये जो है टेबल मैं उठा के लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आरएच विटैकर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। पहले था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स दिए हुए कौन से बेसिस पे, तो पहला है आपका सेल टाइप। तो अगर मैं मोनेरा की बात करूँ तो क्या है सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, क्या है, प्रोकैरियोटिक, राइट। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है, राइट। फंजाई भी यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अगर इसमें से क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेल टाइप में कितने प्रोकैरियोटिक है, तो क्या आंसर होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1, एक जो है वो प्रोकैरियोटिक है और जो 3 है वो आपके हैं यूकैरियोटिक। क्लियर ना, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम दूसरे पे, ये सेल वॉल। तो जो मोनेरा की सेल वॉल है वो है नॉन सेल्यूलोसिक विच इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। जो इसकी सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट में है तो मतलब अगर प्रेजेंट है तो कुछ में प्रेजेंट है तो वो नॉन सेल्यूलोसिक होगी, नॉन सेल्यूलोसिक, ठीक है। इसमें फंजाई में क्या है, प्रेजेंट विद काइटिन। तो ये काइटिन है जो इसका नेचर है सेल वॉल का, ये सेल्यूलोसिक है, सेल्यूलोज से बनी हुई है और एनिमल में तो एब्सेंट रहती है। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेल वॉल अगर कैरेक्टर देखा जाए तो कितने किंगडम में जो है वो सेल वॉल जो है एब्सेंट है ना, पूछ सकती हूँ मैं क्वेश्चन, रिवीजन हो रहा है यार आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1, किसमें एब्सेंट है, एनिमल में। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपको टेबल ना ऐसा पी जाना है, ओके। चलो अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते, सो उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस पता है ना, आई होप पता है। प्रोकैरियोटिक चलो बता ही देती हूँ यार, प्रोकैरियोटिक क्या होता है जिसमें न्यूक्लियर
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। साथ ही साथ जो जितने भी ऑर्गेनल्स है उस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। अब मुझे अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर प्रोकैरियोटिक है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, यही तो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है क्योंकि यूकैरियोटिक है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन सा ऐसा किंगडम है, कितने किंगडम में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, एब्सेंट एब्सेंट, क्वेश्चन को ध्यान से बोलो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 जो है मोनेरा में एब्सेंट। हाँ ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी सेलुलर होती है, इसकी भी सेलुलर होती है, ये भी मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अभी अच्छे से टिश्यू बने नहीं है, लूज टिश्यूज है। ये टिश्यू ऑर्गन होती है, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, क्लियर। ओके, अब हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो अगर मोनेरा की बात करूँ तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में मतलब कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, एंड दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक, दैट मीन्स दे कैन बी सेपरोफाइटिक एंड पैरासिटिक। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये पूछ सकते हैं मोनेरा का क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो आपको ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अभी मैं प्रोटिस्टा की बात करूँ तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अगर ऑटोट्रॉफिक भी है तो फोटोसिंथेटिक, नॉट कीमोसिंथेटिक। तो देखो यहाँ पे बैक्टीरिया है, यहाँ पे कीमोसिंथेटिक है, आपको कहीं और कीमोसिंथेटिक नहीं दिख रहा है ना। बैक्टीरिया ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसका होता है, सिर्फ ओनली 1, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कीमोसिंथेटिक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगा देती हूँ, स्टार लगा दूँ मैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे आगे चलो। अगर फंजाई की बात करूँ तो हेटेरोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट्स तो, एंड जो एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरा टेबल ना आपको एकदम रटना है, बिल्कुल मतलब याद होना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर कोई भी अगर क्वेश्चन भी आ जाए ना गलती से अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाए ना तो आप सॉल्व कर सको, है ना। मतलब ये चैप्टर्स मैंने जैसे बताया याद करने वाले, तो इसमें तो कोई गलती मत करना यार, कॉन्सेप्ट में फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है, बट जो याद करने वाले चैप्टर्स है जितनी बार आप उसको रिवाइज करते जाओगे, रिवाइज करोगे ना, उतने ज़्यादा याद। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको एक ही बारी में याद करना है, आप याद करिए उसको 2-2 दिन के बाद रिवाइज करते जाइए। हमें भी याद नहीं रहता कोई चीज़, किसी को भी याद नहीं रह सकता कोई चीज़। जैसे आपको लगेगा कि अरे मैम को सब याद है या किसी को कुछ भी याद रहता है, ऐसा नहीं होता है। आपको रिवीजन करना पड़ता है, जब तक आप पूरी अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे ना, बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो कोई चीज़ याद नहीं रहेगा। मुझे भी कोई चीज़ याद नहीं रहती है जब तक मैं बार बार उसको नहीं पढ़ती। चलो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी का ना, ये मैं उठा के लाई हूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, तो इसी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं आज। हाँ, तो ये जो पहला पैराग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये पहले पैराग्राफ में ना इसने लिमिटेशंस बताई है किस किस की, सेकेंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। Earlier classification system includes bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plants. ये तो मैंने आपको बताया। चलो दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर हम इधर आते हैं, ये देखो, ये सारा जो है ये सारा उसी वहीं पे यही बात कर रहा है। ये आपको किस में डाला है, प्लांट में, किस बेसिस पे कि आपके पास सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। और भी बेसिस अभी आगे बताएगा वो। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अंडर प्लांट्स किसके बेसिस पे कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं। अच्छा, द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। क्लियर है, ये तो पता चल गया आपको। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। This placed together groups which widely differed in other characteristics
It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. ठीक है, ये उसके लिमिटेशन बता रहा है सेकेंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं था प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में, वो दोनों एक ही ग्रुप में थे. तो ये लिमिटेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये इसमें पूरा लिमिटेशन बताया जा रहा है सेकेंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का. तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स ना याद रखने हैं. ओके. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये लिमिटेशंस बता रहा है कि यहाँ पे जो यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर के बीच में भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, ये दोनों एक ही ग्रुप में रखे हुए थे. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. ओके. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi. यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करिए, जैसे मैंने पहले बोला, तो उसने क्या बोला कि यहाँ पे मतलब डिफरेंट जो हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप था फंजाई वाला, उसको अलग नहीं रखा. वो किस में आया था? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, राइट? ठीक है. And the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic different in their walls composition. The fungi had a chitin and their walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. This क्या था आपका? ड्रॉबैक्स ही यहाँ तक डिस्कशन हुआ है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. बस आपको ये रीड करना, बिकॉज ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज ना ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लाइन हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ पहले पढ़ा दी ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो आप अगर ये रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो समझ में आने वाला चीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट. बाकी सब तो ठीक है, बट समझ में आने वाला चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो आगे चले, हम लोग आगे चलते हैं. ओके, चलो हाँ आगे चलते हैं. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. ये किस में आया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में. अच्छा चलो अब यहाँ पे देखते हैं. यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organism were placed in the kingdom Protista. ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मोनेरा में, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मोनेरा की अगर मैं बात करूँ तो उसमें रखे उसने यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक. इसने यही बोला ना, यहाँ पे देख लो, अंडर द किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. अभी मैं प्रोटिस्टा की बात करती हूँ, तो उसने प्रोटिस्टा में क्या रखा? यूनिसेलुलर तो ठीक है, साथ ही साथ उसने रखे यूकैरियोटिक. किसको रखा? यूकैरियोटिक को. तो बस इतना सा डिफरेंस था इन दोनों के बीच में कि एक ने प्रोकैरियोटिक रखा है और एक ने यूकैरियोटिक रखा है. तो ये आपका प्रोटिस्टा हो गया, ये आपका मोनेरा हो गया. क्लियर है ना? बस यही बोल रहा है वो, यहाँ पे यही बात की जा रही है. तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. अच्छा, यहाँ पे प्रोटिस्टा आ गया. किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, earlier placed in algae within plants and both having the cell wall. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात कर रही थी. इस एग्जाम्पल, अरे यार एक मिनट, तो ये पेन चेंज करते रहो. क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ये दो चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल ये पहले किस में थे? आपके प्लांट किंगडम में थे, है ना? प्लांट किंगडम में थे, बट अभी ये कहाँ पे आ गए? प्रोटिस्टा में आ गए. ये कहाँ पे आ गए? प्रोटिस्टा में. क्यों? बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, राइट? क्या है ये? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक. दैट्स वाई पहले जो ये प्लांट किंगडम में हुआ करते थे, नाउ दे आर इन प्रोटिस्टा. ठीक है, किस के साथ? विद पैरामीशियम एंड अमीबा. पैरामीशियम एंड अमीबा मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे ये एनिमल किंगडम में थे, यहाँ पे सेकेंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये रहा.
पैरामीशियम एंड अमीबा एनिमल किंगडम में थे, एंड एल्गे में बात करूँ तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो है वो प्लांट किंगडम में थे। बट जब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो आपके एल्गे और जो आपके अमीबा एंड पैरामीशियम थे वो कहाँ पे आ गए? प्रोटिस्टा में। कहाँ पे आ गए? प्रोटिस्टा में। क्यों? बिकॉज दे वर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, है ना। उसको फर्क नहीं पड़ता, आर.एच. विटेकर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा उसको। उसने बोला मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरी चॉइस है, मैं इन लोगों को प्रोटिस्टा में रखूंगा, तो उसने उनको प्रोटिस्टा में ही रख दिया, है ना। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। विच वर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, ठीक है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट किंगडम। समझ में आया, है ना, इतना समझ में आ गया, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। कहाँ पे चेंज हुआ? पहले 2 किंगडम की बात करते हैं, अभी हम 5 किंगडम की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन चेंज हुआ ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, इसीलिए वो जो ग्रुप अलग थे, जो पहले एनिमल में थे और प्लांट में थे दोनों, अब वो एक ही कैटेगरी में आ गए। कौन सी? प्रोटिस्टा वाली में, ठीक है। चलो, this kind of changes will take place in the future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship। ये आगे भी, ये फिक्स नहीं है बिल्कुल भी, ये आगे भी चेंजेस होते रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे चीज़ों को समझते रहोगे वैसे वैसे और भी चेंजेस हो सकते हैं। तो शायद ऐसा भी हो कि ये जो अभी इस ग्रुप में प्रोटिस्टा में है वो किसी और ग्रुप में हो, है ना, किसी और ग्रुप में भी हो सकते हैं आगे। तो ये कोई फिक्स नहीं है, साइंस कभी भी फिक्स नहीं हो सकती है। वो जैसे जैसे रिसर्च होता रहता है वैसे वैसे आपको आगे आगे चीज़ें बढ़ती रहती हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, ओके, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया हो। यहाँ पे आई होप सबको क्लियर हो गया, पूरा मैंने समझा दिया विद एनसीईआरटी, क्योंकि ये इस पैराग्राफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं उठा के ले आई आपके लिए। अब हम लोग लास्ट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। डिस्कस तो क्या ही करेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब इतना कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, बट मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि क्या है, कैसे कैसे डिवाइड किया है, किस बेस पे डिवाइड किया है, तो ये आपका जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इट वॉज बेस्ड ऑन द 16 srRNA सीक्वेंस। तो इसने क्या किया था, उस बेसिस पे इसने 3 डोमेन्स बनाए थे। तो मैं यहाँ पे डोमेन्स लिख देती हूँ। अरे यार 1 मिनट, यहाँ पे मैं डोमेन्स लिखती हूँ। 3 डोमेन्स बनाए थे। अब वो कौन कौन से डोमेन्स थे? वो डोमेन्स थे आपके, पहले तो था आर्की, पहला डोमेन था आर्की, दूसरा था आपका प्रोक्रिया, तीसरा था आपका यूक्रिया, ठीक है। अब इसके अंदर उसने किंगडम्स को डाला था, ठीक है। ये तो 3 आपके डोमेन्स हो गए। डोमेन्स आता है आपके किंगडम के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर उसने किंगडम डाला था, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। चलो दूसरा पेन चेंज करते हैं। यहाँ प्रोक्रिया में आपके आ गए मोनेरा, ठीक है। अब बाकी के जो बचे वो आपके किधर आ गए? आपके यूक्रिया में आ गए। तो पहला तो आ गया प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गया यहाँ पे, फिर आ गया, ओ मैंने एक और एरो लगा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो जाती है यार, अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देती हूँ, दोबारा से लिख दिया जाएगा यार, क्या दिक्कत हो गई। यूक्रिया, तो यहाँ पे 4 एरो, ठीक है। तो पहला आपका आ गया प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, फिर आपका आ गया फंजाई, फिर आपका आ गया प्लांटी, क्या आ गया आपका? प्लांटी एंड फोर्थ एनिमेलिया। तो ये ऐसे उसने, कार्ल वूस ने, कौन से अंकल थे? कार्ल वूस, बिल्कुल याद रखना यार, नाम पूछ सकते हैं। तो ऐसे उसने डिवाइड कर दिया इसको डोमेन से किंगडम्स में। तो आर्की, प्रोक्रिया, यूक्रिया, आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा में आपका यू बैक्टीरिया आ गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये आपका हो गया 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन।
सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। ये हमारा पहला लेक्चर था और ये आज के लिए समाप्त किया जाता है। अगला लेक्चर जो है वो नेक्स्ट सेशन में लाया जाएगा, जहाँ पे हम लोग पूरा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई सबका वो जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लांटिया एनिमलिया सारा पढ़ने वाले हैं, उसके जितने कैरेक्टरिस्टिक है सब करेंगे, सब आराम से करेंगे। ठीक है, आपके पास टाइम है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैम भी थक गए हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये जितना भी मैंने पढ़ाया। आई होप आप नोट्स लिख रहे हो साथ साथ, प्लीज़ साथ साथ नोट्स लिखते रहना। फिर आप क्या करोगे ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, आप उनको जल्दी से रिवाइज कर सकते हो और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी PYQs, तो उससे पता चल जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने पानी में हो, क्योंकि PYQs ही मेन चीज़ है। अगर आपसे PYQs नहीं हो रहे तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ना। तो ठीक है, चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होते ही हम लोग PYQs करेंगे। PYQs से आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, आपको कितना इंप्रूव करना है, कितना और अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलो समाप्त करते हैं आज की सभा को। आज का आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो, तब तक के लिए आपको क्या करना है, नहीं उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। एंड बाय बाय, टेक केयर।